अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुख्मा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। सो जनाब, हम सब की ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक खुशी और एक अमीरी। किसी भी इंसान को इस चीज़ की हमेशा तलब रहती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो और खुश होने के साथ साथ उसके पास अमीरी भी हो, दौलतमंद भी हो। लेकिन दौलत को हम बहुत से ऐसे फेजेस ज़िंदगी में आते हैं जिससे हम दौलत को पैसों से मशरूत कर देते हैं। असल खुशी ये है कि वट एवर यू आर हैविंग राइट नाउ, आपकी उस पर सेटिस्फेक्शन हो, कंटेंटमेंट हो और आप मतलब उससे राज़ी हो। सो इससे ज़्यादा खुशी की बात, मुतमईन होने की बात कोई और हो ही नहीं सकती। जब इंसान मुतमईन होता है ऑटोमेटिकली वो खुश भी रहता है। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम दौलतमंद होने की बात करते हैं, अमीरी की बात करते हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ रिलेटेड टू वट एवर यू आर हैविंग, उसको आप बेस्ट पॉसिबल वे में किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनका बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल, और उस इस्तेमाल के ज़रिए आप अपनी पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ या किसी भी हवाले से जो ग्रोथ है उसको कैसे मुमकिन बनाते हैं। सो असल खुशी और असल दौलत यही है। खुशी ये, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ, कि जो भी है उस पर इंसान राज़ी हो, और दौलत ये है कि जो भी आपके पास है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल करना, ये असल में अमीरी है। तो विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव ऑन। लाहौर का मौसम पिछले 4-5 दिन से प्रिडिक्शन थी कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। एनी हाउ कल हमने देखा इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बहुत शदीद बारिश हुई, लेकिन लाहौर फिर भी बारिश से महरूम रहा। आज कैसा रहने वाला है लाहौर का मौसम, बारिश के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अवैस हमें इस हवाले से मज़ीद बताएंगे। जी अवैस। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की अगर आज हम मौसम की बात करें तो सुबह सवेरे शुमाल की जानिब से उठने वाली काली घटाओं ने लाहौर को जो है वो चारों तरफ से घेर लिया था, मगर उसके चंद तकरीबन 1 घंटे बाद हमने देखा कि मौसम ने पलटा खाया और सूरज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ निकल पड़ा। अभी जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो तकरीबन 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत लाहौर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 35 जा सकता है, जबकि कम से कम जो है वो 26 तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। अभी जो है वो बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली भी जारी है। आज महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। अगर हम आसमान पे बादलों की बात करें तो तकरीबन जो है वो 85% आसमान पे जो है वो बादल भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर हम हवा में नमी के तनासब की बात करें तो तकरीबन जो है वो हवा में नमी का तनासब 78 यानी 78% है, जबकि थैंक यू सो मच अवैस, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहली हमारे पास स्टोरी ये है जिसका जब वन लाइनर मुझे मिला तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और वो वन लाइनर ये है कि क्या आपने कभी किसी इंतहाई मासूम और किसी इंतहाई ख़तरनाक को मोहब्बत में एक साथ बैठे देखा है? सो बहुत से लोगों का ऑब्वियसली यही होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम ह्यूमन बींग्स और इनमें मोहब्बत और अफेक्शन की बात करें तो ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग होता है और दूसरा उतना ही नार्सिसिस्ट या रिजिड या उतना ही बुरा बिहेव कर रहा होता है, और बड़ा डेंजरस किस्म का होता है किसी भी दूसरे इंसान की ओवरऑल वेल बीइंग के लिए। एनी हाउ, अभी आप देख सकते हैं, ये बात करने का मकसद ये था कि ये कोबरा है इस वीडियो में और ये गाय है, और जिस तरह से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है वो अभी आप लोगों पर आया है कि गाय जो है इसके सामने मौजूद है, किस तरह से मोहब्बत का इजहार कर रही है। कोबरा है कि मतलब लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इसको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। सो ये एक मोहब्बत की अनोखी किस्म की दास्तान आप कह लें, वीडियो कह लें, जो हम तक पहुंची, सोशल मीडिया पर आई और हमने सोचा कि आज अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर की जाए। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और हमारे जो बच्चे होते हैं, और बच्चे हमारे क्या हों, एशियन कल्चर के क्या हों, पूरी दुनिया के बच्चे क्यूरोसिटी से भरपूर होते हैं। उनको हर चीज़ के बारे में तजस्सुस होता है कि अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में तजस्सुस, और वो फिर ये नहीं देखते कि कोई भी स्पेसिफिक चीज़ हमारी हेल्थ के लिए या ओवरऑल हमारे लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है। ये भी आप बच्चा देख सकते हैं जनाब, ये खेलते खेलते वॉशिंग मशीन के ड्रायर में इसने खुद को फंसा लिया। ऐसा फंसाया कि फिर माँ बाप से नहीं निकला होगा। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से फायर फाइटर्स यहाँ पर मौजूद है और बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही है, और ऑब्वियसली उसको निकाल भी लिया गया सेफ एंड साउंड। लेकिन हंसी मुझे इस बात पर आ रही थी
कि किस तरह के अनोखे काम जो है ये बच्चे करते हैं, ख्वाह वो किसी भी कल्चर, किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक हो। बच्चे, नेचर सबकी एक जैसी होती है और ऑब्वियसली अभी तो हंसी आ रही है, लेकिन वो जो वक्त कड़ा गुजरा होगा, तकलीफ़ में गुजरा होगा, वो तो पेरेंट्स तो ऑब्वियसली फिर बड़े परेशान हो जाते हैं, और जबकि बच्चे ने ऐसी हरकत कर ली हो जिससे आप उसको रिलीफ भी ना दिलवा पाएँ। एनी हाउ, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। और सफारी पार्क में खातून पर चीते ने हमला कर दिया, वीडियो वायरल हो गई। अभी आप देख सकते हैं कि ये सफारी पार्क था, खातून निकली है गाड़ी से और ड्राइविंग सीट की तरफ आई है। ड्राइविंग सीट की तरफ आकर इसने जो मर्द था, जो कि इसका हस्बैंड ही था, उससे एकदम लड़ना झगड़ना, आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिए। और फिर हुआ क्या कि चीता आया और उसने उसको ऐसे करके दबोच लिया और उसको अपने साथ ले गया। फिर ऑब्वियसली वो जो मर्द था और फिर गाड़ी की पिछली सीट पर एक बच्चा भी मौजूद था, दोनों गए बचाने की कोशिश करते रहे। लेकिन ये सफारी पार्क और ये किसी बाहर के मुल्क की वीडियो है, हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता किस मुल्क की ये वीडियो है, लेकिन ऐसा बहुत दफ़ा जो है वो पाकिस्तान में भी हुआ। यहाँ पर तो खातून लड़ने की गर्ज से मर्द की तरफ बढ़ी, लेकिन यहाँ पर अगर आपको ये पता हो कि रायवन रोड पर एक वाइल्ड लाइफ पार्क है, सो वहाँ पर लोग जो थे, मतलब जहाँ पे उन्होंने शेर वाला केज बनाया हुआ है, वहाँ पर शेर खुले होते थे, तो वहाँ पर इंडिविजुअल्स को गाड़ियाँ अंदर ले जाने की, अपनी पर्सनल कार्स ले जाने की इजाज़त होती थी, लेकिन उस पर लिमिटेशंस ये होती थी कि आपने जनाब शीशा नीचे नहीं करना, गाड़ी बंद नहीं करनी, गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, गाड़ी के शीशे से बाहर नहीं देखना। ऑब्वियसली सेफ्टी के लिए ये SOPs थे, लेकिन लोग इसका ख्याल नहीं करते थे और लोग जो थे वो शो ऑफ करने के चक्कर में और एडवेंचरस होने के चक्कर में बाहर निकल जाते थे। और फिर ऐसे मुख्तलिफ हादसात हुए थे जिसमें जानवरों ने, शेरों ने, उसमें ज़्यादातर शेर ही हैं, उन्होंने हमला किया। तो उसके बाद अब रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक उनकी अपनी वैन है जो आपको सफारी पार्क के अंदर का राउंड लगवाती है। हमें लगता है कि पाकिस्तानी इतने निडर होते हैं या इस तरह के उनको काम करने का शौक़ होता है, लेकिन ये जो है ऐसे वाक़यात जनाब कहीं पर भी नूनुमा हो सकते हैं। और अगर औरत को गुस्सा हो तो फिर वो ये भी नहीं सोचती कि इससे मुझे क्या नुकसान होगा, वो बस कर गुजरती है, लेकिन उसका अंजाम ये हुआ। वी डोंट नो फिर इसको कैसे बचाया गया, लेकिन ये वीडियो, कुछ विजुअल्स हमने आपके साथ शेयर किए। आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे जनाब, और टर्की के विच इज़ नाउ तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में एक कूड़ा उठाने वाले चंद लोगों का एक ग्रुप है। इनको कूड़ा उठाने के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें मिलती थी जो लोगों ने ज़ाया कर दी होती थी। इनको एक आइडिया आया और इन्होंने कहा कि हम इसकी एक लाइब्रेरी बनाई जाए जो कि आम आवाम के लिए हों। फिर इन्होंने वो जो ज़ाया शुदा किताबें थीं उनको इकट्ठा करते रहे, फिर इन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई जो कि आम पब्लिक के लिए है। मोर देन 6000 इसमें बुक्स हैं, जिसमें बच्चों के लिए भी बुक्स हैं, जिसमें फ्रांसीसी ज़ुबान में भी बुक्स हैं, इंग्लिश में भी मौजूद हैं, जिसमें साइंस और इसकी रिसर्च पर भी काफ़ी ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं, फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन, काफ़ी तरह की इसमें कुतब मौजूद हैं और लोग यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, मुस्ताफ़ीद होते हैं। सो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर भी है, इनिशिएटिव भी है कि बजाय इसके कि आप किताबों को ज़ाया कर दें, आप सबको यकजा करें और जो लोग पढ़ना चाहते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी उनके रीज़न है, उनके लिए एक खूबसूरत किस्म की लाइब्रेरी, उसका क़याम अमल में ले आए। सो एक बड़ा ज़बरदस्त काम था जो हमने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। किसी भी इंसान को कहीं से भी अच्छे काम की मोटिवेशन मिल सकती है। सो जनाब, ये तो थी हमारे पास आज की टॉप स्टोरीज़। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज के शो की हाईलाइट्स, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, बाकायदा तौर पर शो का आगाज़ करेंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे आज की हाईलाइट्स के साथ। सबसे पहले हमने बात करनी है कि जो तेज़ मसाले हैं ये किस तरह से किसी भी इंसान की सेहत को मुतासर कर सकते हैं और इनके नुकसानात क्या हैं, इसको डिस्कस करेंगे, मज़ीद आगे बढ़ेंगे। इस वक्त टैक्स नेट कितना है, कितने फाइलर्स, कितने नॉन फाइलर्स, लोग टैक्स नेट में आते क्यों नहीं हैं और क्या इसके लिए इस्लाहात की जानी चाहिए, इसको डिस्कस करेंगे, मज़ीद आगे बढ़ेंगे। और मैक्वायर यूनिवर्सिटी सिडनी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को क्या स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रही है या नहीं कर रही, इसको भी देखेंगे। फिर हमने बात करनी है जनाब आप सब के लिए कि आप सबका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा और कुछ सियासी शख्सियात का भी ये हफ़्ता कैसा रहेगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। आखिर में आपकी मुलाकात करवाएंगे मिस पाकिस्तान से। सो जनाब, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, जिसमें आज हमने बात करनी है तेज़ मसालों और इनके नुकसानात पर। अच्छा, जब तेज़ मसालों की बात आती है तो मैं सोचती हूँ मैं कैसे ये सेगमेंट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद स्पाइसी चीज़ें और तेज़ मसाले, मिर्च जिसमें हो, लाल मिर्च बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बट आई नो
कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन ऑब्वियसली हम सब थोड़े से ढीठ हो चुके हैं कि जब तक कोई प्रॉब्लम सर पर नहीं आ पहुंचती, या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब अभी सेहत है, सब कुछ है, तो उनको इग्नोर कर रहे होते हैं कि इनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो हम इग्नोर कर रहे होते हैं। बट बहरहाल जब हम तेज़ मसालों की बात करते हैं, हम सुर्ख मिर्च की बात करते हैं और गरम मसाले और इस किस्म के मसाले जो ऑब्वियसली खानों के जायके को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन वो इंसान, किसी भी इंसान की ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। सो नुकसानात क्या हैं, कौन से मसाले सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं, ऑल्टरनेटिव वेज क्या हो सकते हैं, या इनको कम अमाउंट में इस्तेमाल करने से क्या हम नुकसानात को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इन सब पर बात करने के लिए वी आर हैविंग इन आवर शो न्यूट्रिशनिस्ट तूबा इदरीस। तूबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। तूबा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कौन कौन से मसाले जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं हमारी सेहत के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ डिस्कस करूँगी कि हमने हमेशा ये, किसी को अल्सर भी होता है तो हम ये कहते हैं तेज़ खाना नमक मिर्च वाला खाती हो ना, इसीलिए अल्सर हुआ है। ठीक है। हम हमेशा स्पाइसी फूड्स को ब्लेम करते हैं अल्सर होने की वजह से, या कोई भी रीज़न्स इस तरह की हैं। जबकि अगर हम रीसेंट रिसर्चेस की बात करें तो पेप्टिक अल्सर या किसी भी तरह के जितने भी अल्सर्स हैं ना, वो बेसिकली स्पाइसी फूड खाने से नहीं होते। हमारे स्टमक के अंदर एक बैक्टीरिया होता है एच पाइलोरी, जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहते हैं। ये जो है बेसिकली हमारी स्टमक की लाइनिंग को, जो है म्यूकोजल लेयर को, उसको डैमेज करता है और उसकी वजह से हमारी एसिड सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से हमारे अल्सर्स का बाइस बनती है। लेकिन क्योंकि हम लोग ये चीज़ ब्लेम करते हैं कि अगर किसी कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहा है, इवन आई एम ऑल्सो लाइक आई डोंट लाइक ब्लैंड टेस्ट, राइट, तो मुझे भी स्पाइसी खाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि कभी भी स्पाइसी फूड से आप लोगों को अल्सर नहीं हो रहा है। अल्सर आपको एक बैक्टीरिया है जो स्टमक में होता है, उसकी वजह से आपको अल्सर होता है, जो कि कॉज करता है। बैक्टीरिया कहाँ से आया? वो बैक्टीरिया हमारे स्टमक में होता है, ठीक है ना। अब उसके ट्रिगर करता है वो जब हम स्पाइसी फूड खाते हैं। वो बेसिकली अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, यानी एच पाइलोरी की इन्फेक्शन अगर आपको होती है, तो फिर वो आपकी स्टमक की म्यूकोजल लेयर को डैमेज करेगा। सही। और एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। अदरवाइज अगर हम स्पाइसी फूड्स की बात करें तो हाँ, अगर किसी बंदे को अल्सर है, वो ऑलरेडी इफेक्टेड है, तो फिर वो स्पाइसी फूड नहीं लेगा, उसको ट्रिगर करेंगी ये चीज़ें। फिर उस केस के अंदर आपकी स्पाइसी फूड जो चलिए, आपने तो अल्सर की बात बता दी, जी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जब हम बहुत ज़्यादा सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, या मुख्तलिफ मसाले जिनमें हमारे गरम मसाले भी आ जाते हैं, बहुत से लोगों की ये भी प्रैक्टिस होती है कि खाना आगे रख के ऊपर ढेर ढेर सारी काली मिर्च और वो जो चाट मसाला होता है, मैं भी ऐसी क्योंकि प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे इन चीज़ों का जी, पता जी। है। तो जब आप इस तरह से मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ओवरऑल हमारी हेल्थ पर? एक तो अल्सर आ गया, बट हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी इम्यूनिटी, इसके साथ साथ और जो हमारे मुख्तलिफ अज़ा हैं या डाइजेशन को ही ले लें, किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें मुतासर होती हैं? अच्छा, इसके अंदर ये है कि जैसे ही हम लोगों ने कोई भी स्पाइसी फूड खाया, स्पाइसेस के अंदर बेसिकली हमारे केमिकल कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं कैप्सेसिन। कैप्सेसिन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमारे पास बहुत से फ्लेवोनॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं, और ये आपके बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, राइट। अभी हम बात करें एक्सेस की, जो आपने बात किया, हाँ, एक्सेस करेंगे तो हर चीज़ में नुकसान ही होगा। लेकिन अगर मैं इसकी पॉजिटिव एक्सपेक्ट आपको बताऊँ तो इसके अंदर यही चीज़ हो सकती है कि आप लोगों ने जब भी अगेन आपको मैं आप लोगों ने खाया स्पाइसी फूड, तो उसके अंदर आपके जो अगर आपने लिमिटेड अमाउंट के अंदर खाया है, तो हमारे जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स जिसमें कैरोटीनॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, ये जाके आपकी बॉडी के अंदर आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं, इन द सेंस कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं ये, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी सोजिश नहीं होने देते, और विटामिन सी और विटामिन ए, कैप्सेसिन जो है ये एक अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। विटामिन सी क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और इसके साथ साथ आपकी स्किन और नेल्स के लिए हेल्दी है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, इसके अलावा हमारे पास बहुत से और भी हेल्थ बेनिफिट्स आते हैं कि कैंसर नहीं होने देता, एंटी इन्फ्लेमेटरी में आपको पता है आर्थराइटिस के पेशेंट्स जो हैं वो भी कैप्सेसिन के थ्रू बहुत सी मेडिकेशंस हो रही हैं। चिली जो है प्रीवियसली यूज़ की जाती थी एज अ मेडिकेशन, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल, इसका बड़ा एक अच्छा इफेक्ट था। लेकिन अगेन अगर हम इसके नुकसानात की बात करें तो हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आपने खाने के अंदर नमक मिर्च डाल दी है तो आपको ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है उसको। वो आपको मैंने ऐसे बहुत से घराने देखे हैं जहाँ पर खाने बनते हैं और एक्सट्रीमली स्पाइसी बनते हैं, सो वो उस वक्त तो ठीक होते हैं, यानी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट इन द लेटर लाइफ क्या कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जब आप एक लंबे अरसे तक के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी आप फूड खाते रहे हैं और फिर आपको इस तरह से प्रॉब्लम होने लग जाए? सो वो प्रॉब्लम्स लेटर एज में हो सकते हैं कि फौरी तौर पर तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इंसान एजिंग प्रोसेस में आता है, सो ऑब्वियसली फिर आपके बॉडी के मैकेनिज्म और डिफरेंट चीज़ें स्लो हो जाती हैं,
सो फिर उस वक्त जाके असरात हमें दिखने लगते ऐसे ही है, लेकिन बेसिकली जो डायरेक्ट कॉज है ना, ये डायरेक्ट कॉज नहीं करता। स्पाइसी फूड जो है वो डायरेक्ट आपको कॉज नहीं करता, लेकिन अगर आपको कोई ऑलरेडी इलनेस है तो ये उसको ट्रिगर करेगा। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, वैसे मैं तो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर ऑब्वियसली फिर आपको वो सिरप्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, राइजिक के कैप्सूल्स या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो मुझे तो लगा कि ये इन चीज़ों के नुकसान हैं, और स्पेशली अगर आप मिर्च मसाला खाएं अदर देन द काली मिर्च एंड द ग्रीन चिलीज। जब आप लाल मिर्च बहुत ज़्यादा खाएंगे, जब आप गरम मसाले बहुत ज़्यादा खाएंगे, सो नुकसान तो होता है। हमारी डाइजेशन मुतासर होती है, हमें ऐसे यहाँ पर बर्निंग वाली सेंसेशन होती है, और स्पेशली जब आपने रात को मंचिंग की हो, रात को या लेट नाइट कुछ खाया हो, सो बेवक्ता खाना और वो भी इतना स्पाइसी खाना, सो जब आप अगले दिन सुबह उठते हैं तो आपको लग पता जाता है, ये सारी चीज़ ऐसे लगता है जो गट है आपकी पूरी बर्न हो रही है। ऐसे ही है। एक तो ये है कि मिडनाइट स्नैकिंग जो है वो हमेशा हम लोग अगर स्पाइसी करें उसके हमेशा आपको हेल्थ इफेक्ट्स जो होंगे वो एडवर्स ही हमें निकलेंगे। लेकिन हमारी 2015 में एक रीसेंट रिसर्च हुई चाइना में, ये रिसर्च पब्लिश हुई है 2015 में। बेसिकली ये रिसर्च हुई थी चाइना में। उन्होंने ये चेक किया था, एज ग्रुप लिया था उन्होंने 30 to 79 ईयर्स का, और उसके अंदर जेंडर बहुत मेल और फीमेल थे, ठीक है। अब उसमें उन्होंने रिसर्च में चेक किया था कंजम्पशन ऑफ स्पाइसी फूड और मोर्टेलिटी रेट। तो इसका जब उन्होंने ये सारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उन्होंने एक स्टडी का टाइम पीरियड रखा, उन्होंने सारे लोगों को ऑब्जर्व किया कि वो एक वीक के अंदर उनकी स्पाइसी फूड की क्या कंजम्पशन है। जिन लोगों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, यानी 3 to 4 टाइम थी, 5 to 6 टाइम थी, या 7 टाइम्स थी पर वीक, और जिनकी कम थी, उसका ये उनका रिजल्ट निकला था कि जो लोग स्पाइसी फूड खा रहे हैं उनका मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल निकला। तो इसका मतलब है फिर हम दबा कर मिर्चें खाया करें, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं हमेशा ये कहूँगी कि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अच्छा, वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बट वो रिकमेंडेड फिर अमाउंट क्या है कि एक दिन में इतने आप स्पाइसेस खा सकते हैं। एंड अगेन वो कौन से स्पाइसेस होंगे? बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है, मतलब व्हाट आई फील के जो लाल मिर्च है वो ज़्यादा नुकसानदेह है, काली मिर्च उतनी नुकसानदेह नहीं है शायद, मतलब जहाँ तक मुझे पता है। तो आप ही थोड़ा सा करेक्ट। अच्छा, इसमें ये है कि प्रोसेस चीज़ें हैं वो उसमें हमेशा कोई ना कोई नुकसान होता ही है। अगर हम खाना, आप देखें जो भी बीमार होता है मरीज़, वो काली मिर्च के अलावा सब्ज़ मिर्च के अंदर भी खाना बनाते हैं। फ्रेश ग्रीन चिलीज़ के अंदर खाना बनता है। फ्रेश ग्रीन चिलीज़ आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी, अगेन इट हैज़ विटामिन ए। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी, अगेन आपके हेल्थ जो है ना बेनिफिट्स इसके बेहतर होते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि कौन से स्पाइसेस अच्छे हैं, तो वो अगेन आपकी फ्रेश चिलीज़ बहुत अच्छी हैं, फ्रेश चिलीज एज कम्पेयर टू नंबर 2 पर। नंबर 2 पे फ्रेश चिलीज़ हमारे हैं ही, फ्रेश चिलीज़ जितनी भी हमारे पास लेकिन अगर हम अवेलेबल है। काली मिर्च की बात करें, सो हाउ डू यू रेट अ ब्लैक पेपर? Like black pepper is also good, like red chili is not that good, लेकिन मैं अगेन यही कहूँगी कि उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने की आपको उस तरह से ज़रूरत नहीं है। लेकिन they are safe to consume green chilies, either we talk about green chilies or for black pepper, like you are talking about black pepper, right? अच्छा, तो हमारे they are यहाँ पर safe तो to वैसे consume. मैंने बहुत दफ़ा सुना है कि ना सब्ज मिर्च खाने से ना आपका दिमाग भी बहुत तेज़ होता है, आपकी ज़ुबान भी बहुत तेज़ होती है। या वो जो तोते नहीं होते, रॉ तोते, जिनको बोलने के लिए रखा जाता है, जो बोलते हैं, उनको भी मैंने सुना उनकी ट्रेनिंग के दौरान सब्ज मिर्च जो है वो बहुत ज़्यादा खिलाई जाती है। तो वाकई सब्ज मिर्च खाने से दिमाग वगैरह तेज़ होता है, जुबान तेज़ होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही तो नींबू पानी पीने से वजन कम होता है, ना सब्ज़ मिर्च खाने से तेज़ होता है दिमाग। हम किसी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि अक्सर लोग ना, मेरे मतलब जानने वाले भी कहते हैं कि हम लोगों ने आज सुबह से ना ज़ीरे वाला पानी स्टार्ट किया। ये वो, मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ पर रिलाई कर रहे हैं तो उससे फिर आपका घर का ज़ीरा या वो चीज़ें ही ख़त्म होंगी, लीमू ही ख़त्म होगा, आपका वजन कम नहीं होगा। हमेशा ये आप करें, लेकिन इसके साथ साथ फिर आप अपना थोड़ा मुंह को भी जिप लगाएं। तो अगेन आपने अगर दिमाग की अगर हम बात करें तो बादाम क्यों, हमने बचपन से सुना है कि बादाम खाएं, और वाकई एक लिमिटेड अमाउंट में। आप जिसने भी ये कहा है कि बादाम खाएं, उससे ये नहीं कहा कि आपने सुबह उठ के बस पूरा एक जार बादाम का खाना है। उसमें भी एक मुट्ठी है जिसमें 6 to 7 है, लाइक ये ठीक है। एतदाल जो है हमारे मजहब ने भी हमें किया है कि मॉडरेट रह के हर चीज़ करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। सो जब हम तेज़ मसालों की बात करते हैं तो आपको लगता है कि ये हमारा ब्लड प्रेशर वैसे बढ़ा सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2 कि अगर मैं आजकल देखूं तो हमारे यहाँ पर ना मतलब वो डब्बे के मसालों का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है कि मतलब अगर बिरयानी भी बनी है तो उसके लिए बिरयानी मसाला आएगा, ऑलरेडी उसमें ऑब्वियसली प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड होंगे, मसाले भी ऐड होंगे। फिर इसके अलावा घर में कोरमा बनना है, दावतें हैं, हलीम बननी है, बाज़ार के 2-3 ब्रांड्स हैं वो बड़े फेमस हैं, उनके मसाले आएंगे, उनका जायका भी अच्छा होता है, लोगों की ईज़ भी ऑब्वियसली उसमें होती है। ख़वातीन जिनको कुकिंग नहीं आती उनके लिए तो ये बड़ी अच्छी सपोर्ट है। लेकिन क्या इन मसालों के इस्तेमाल से, ऑब्वियसली ये भी तो मसाले ही हैं ना, डू यू थिंक कि हमारी हेल्थ पर कोई असरात आते हैं?
जी बिल्कुल आते हैं। अगेन आपने जिस तरह प्रिजर्वेटिव्स की बात की है तो इसके अंदर एक्सेस ऑलरेडी सॉल्ट एडिड होगा। जितने भी हम बिरयानी मसाला यूज़ करते हैं उसके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट होता है। और उसके अलावा जब हम चावल बॉयल अलहदा से करते हैं, अगर मैं कुकिंग प्रोसेस की बात करूँ तो चावलों में हम अलहदा से पानी के अंदर नमक डालते हैं। उसके बाद जो हमने उसकी ग्रेवी बनाई है उसमें अलहदा, तो हम सॉल्ट का बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं। ठीक है, अगेन दैट लीड्स टू हाइपरटेंशन। अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि मैं हाइपरटेंसिव हूँ लेकिन मैं बहुत खाना जो है उसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये हिडन सॉल्ट है, ये हिडन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको डायरेक्टली नहीं नज़र आ रहे होते हैं लेकिन वो आपके खानों में मौजूद होते हैं। तो अगेन मैंने आपको ये कहा कि जो आपके फ्रेश जितनी भी हमारी चीज़ें हैं ना, अब देखिए पुराने ज़माने की अगर मैं बात करूँ, मुझे नहीं आपने खुद ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो चिलीज़ होती थी इवन वो लोग पहले सन ड्राई करते थे और उसके बाद उसको पिसवाते थे और फिर वो यूज़ करते थे। मेरे घर में खाने आज भी मेरी जो अम्मा है वो यही करती हैं। इवन हमारे मसाले, गरम मसाले, हर चीज़ घर बनती है। लेकिन मैं अगर आजकल की ख़वातीन को देखूं या मेरी अपनी जनरेशन की भी, जो मेरी अपनी शायद फेलोज़ हैं, दे डोंट लाइक टू कुक, या उनके पास इतनी सपोर्ट उस तरह से नहीं होती, सो दे प्रेफर कि बाज़ार से जो मसाले हैं वो ला कर किए जाएँ। लेकिन मेरे ख्याल में इनमें प्रिजर्वेटिव्स होने के साथ साथ फिर सोडियम की भी अमाउंट ज़्यादा होती है। अल्टीमेटली अगर आप इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको नुकसान तो पहुंचाएंगे। सो इट्स सेफ कि अगर आप घर वाले मसालों का इस्तेमाल करें। लेकिन अगेन मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी कि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए अगर हम कोई भी मिर्च मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ये कि 1 टीस्पून जो है आपका ऑलमोस्ट, अगर आप एक सालन बना रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप 4 to 5 पर्सन्स के लिए एक सालन बना रहे हैं तो उसमें 1.5 टीस्पून रेड चिली इनफ है। और किसी एक इंडिविजुअल के लिए, एक पूरे दिन के लिए कितने मतलब चम्मच, कितने चम्मच आई मीन टी स्पून कितने होने चाहिए मसालों के इस्तेमाल किए जा सकते हैं मिर्च के? अच्छा, अगर हम मिर्च की बात करें तो इसके अंदर अगेन 1 टीस्पून की अगर हम बात करें जिसके अंदर 2400 मिलीग्राम्स आता है तो ये इनाफ है एक दिन के लिए। अच्छा, और इसके साथ साथ देखें, जब हम सोडियम की बात करते हैं, बहुत से लोगों को आदत होती है कि खाने में नमक मौजूद है बट वो थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल करके खाते हैं। सो ऑब्वियसली वो जो ऊपर से आप नमक डाल रहे होते हैं उसके अलहदा से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो अल्टीमेटली आपका जो ब्लड प्रेशर है वो उसको ट्रिगर करता है। जब हम मसालों की बात करते हैं, जैसे कि मैं खुद हूँ, खाने में मिर्च वगैरह भी है बट ऊपर से काली मिर्च डाल के खाना, या ऊपर से अगर हम बात करें गरम मसाला या इसके साथ साथ चाट मसाला वो डाल कर खाना, डू यू थिंक कि इनके एडिशनल हेल्थ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? जी एग्जैक्टली हो सकते हैं। अगेन अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें और ये जितनी भी शुगर की बात करेंगे, जितने खैर अभी हम लोग क्योंकि डायबिटीज़ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग मसालों की बात करें, तो मैं हाइपरटेंशन की तरफ करूँगी। एक हाइपरटेंशन और आप ओबेसिटी। अब जो आप नमक का अगर इस्तेमाल ज़्यादा करें वो सिर्फ ना ही आपको ब्लड प्रेशर का बाइस बनेगा बल्कि आपकी पानी से बॉडी के अंदर से पानी भी नहीं कम होने देगा। हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ फैट का वेट नहीं होता, वाटर वेट लॉस भी होता है। अगर आपने कभी सुना हो कि हम एक इंसान कहता है कि मैं एक हफ्ता डाइट किया है और फ़ौरन से मेरा 2-3 किलो कम हुआ है, वो एक्चुअली उसका एक्चुअल वेट नहीं होता है, वो वाटर वेट होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा हम सॉल्ट इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में पानी की रिटेंशन हो जाती है। वाटर रिटेंशन की वजह से हमारी बॉडी जो है वो पानी एक्सेस जो है वो अपने अंदर रिटेन रखती है और वो पानी बॉडी से निकलता नहीं है, जिसकी वजह से हम फूलते भी हैं, हमें स्वेलिंग भी होती है। मिर्च मसाला इज द सेफेस्ट टू यूज़। जी, क्लोजिंग रिमार्क्स, कौन सा मसाला हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर है? अच्छा, सबसे मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग फ्रेश चिलीज़ वगैरह का यूज़ करें। अगेन अगर काले मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो ग्रीन चिलीज़ हैं उसका इस्तेमाल करें। और हाँ, जो डब्बे के मसालों में आप खाने वगैरह बनाते हैं उससे बेहतर है कि आप घर के मसाले यूज़ करें। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तमाम चीज़ें फॉलो करते हुए आप अपनी सेहत जो है उसको ऑब्वियसली बेहतर रख सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सुबह फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के मौजूदा टैक्स के निज़ाम पर। कितने फाइलर्स, कितने नॉन फाइलर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और ऑब्वियसली हमारा टैक्स का निज़ाम को इतना मौसर तो है नहीं। सो मज़ीद किन किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जा सकता है। डिस्कशन के लिए हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं टैक्स कंसल्टेंट हमीदुल्लाह खान साहब। हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान में अभी इस वक्त टैक्स का निज़ाम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, वो एग्जैक्टली में है क्या, और फिर कितने फाइलर्स हैं, कितने नॉन फाइलर्स हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। इस वक्त तकरीबन जो एंटीएन इशू हुए हैं दैट इज़ अराउंड 8 मिलियन, जिसमें से तकरीबन जो आज लिस्ट अपडेट हुई है उसके हिसाब से कोई 4.2 मिलियन जो है ना एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है। एक्टिव टैक्स पेयर का मतलब ये होता है कि जो अपनी रिटर्न हर साल जमा कराता है वो एक्टिव टैक्स पेयर होता है। अगर आप 2 साल रिटर्न नहीं जमा कराते तो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से आउट हो जाते हैं। तो टोटल इस वक्त तकरीबन 8 मिलियन के करीब
एनटीएन होल्डर्स हैं, जिसमें से 4.2 मिलियन जो है वो एक्टिव टैक्स हमारी आबादी है 24 करोड़, कोई 15-16 लाख जो अभी नई बिल्कुल, मर्दमशुमारी हुई है बिल्कुल। नई सेंसस के मुताबिक, और उसमें से सिर्फ 8 मिलियन यानी कि 80 लाख हमारे पास सिर्फ फाइलर्स हैं। फाइलर्स नहीं है जिन्होंने एनटीएन बनाया हुआ है, फाइलर NTN सिर्फ 4.2 मिलियन है, 42 लाख के करीब, अच्छा, जो इसमें जो से अपनी मतलब रिटर्न टैक्स जमा देते करा हैं। रहे हैं या टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपनी रिटर्न तो जमा अगर करा मैं रहे हैं। अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करती हूँ तो मुझे तो अपने आप को बड़ा मतलब प्राउड से बताना चाहिए कि भाई मैं अपने बिल्कुल, रिटर्न्स definitely, फाइल बिल्कुल। करती हूँ, क्योंकि मैं हैरान हो गई हूँ कि 24 करोड़ में से 24.25 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 8 मिलियन आपके यहाँ पर एनटीएन होल्डर्स हैं, और उसमें से भी सिर्फ 40-42 जो लाख लोग हैं वो अपने टैक्स जो हैं वो जमा जी। करवाते हैं, रिटर्न्स जमा हाँ करवाते जी, हैं बिल्कुल basically। इसी की यही वजह है कि जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो ऑलमोस्ट जो है ना हर साल 10% से नीचे है। इस जो हमारा ये है एशियन पैसिफिक रीजन है, इसमें जो एवरेज जो है टैक्स टू जीडीपी वो 19% से ज़्यादा है। सिर्फ हम हैं जो 10% से नीचे जो है ना इस वक्त बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से सारे अच्छा, इश्यूज सबसे हैं। पहला सवाल तो ये कि यानी इतनी कम तादाद में लोग जो हैं वो अपने रिटर्न्स हर साल फाइल करवाते हैं, ये कौन से लोग हैं? क्या ये वो लोग हैं जिनके सोर्स से ही इनकम से टैक्स डिडक्ट हो जाता है? ये कौन लोग हैं जो फिर इतने शौक से आके करवा रहे हैं? वो क्यों नहीं शामिल हो जाते ऐसे लोगों में जो कि टैक्स नहीं फाइल करवा रहे हैं, उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा? इसमें सबसे जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है ना, ये 4.2 भी जो है इसमें ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन के करीब सैलरीड क्लास है, जो जिनका टैक्स विदहोल्ड होना ही होना है। आपका एम्प्लॉयर है, आपका टैक्स काट लिया, आपने रिटर्न जमा करा दी। 3 मिलियन के करीब वो लोग हैं जो सिर्फ रिटर्न जमा कराई, उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया, बल्कि उल्टा उन्होंने बेनिफिट ले लिया कि गाड़ी ले रहे हैं, प्लाट ले रहे हैं, कोई और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पर रिड्यूस टैक्स में आ गए सिर्फ। तो ये लास्ट भी हमारी अभी एक बहुत सीनियर ऑफिशियल से मीटिंग थी, तो उनको भी मैंने ये कहा था कि अगर कोई एटीएल लिस्ट में आ रहा है तो उससे कम से कम कोई ना चीज़ तो ले फ्री में, बल्कि अब वो बेनिफिट लेके चला जाता है। उसने प्लाट लिया, 4 लाख टैक्स देना था नॉन एटीएल की वजह से, उसने 2 लाख में अपना काम कर लिया, सिर्फ एक कागज़ जमा करा दिया। तो इसके ऊपर भी यानी होना लेकिन चाहिए। अगेन मैं सिर्फ अपना सवाल रिपीट करना चाहूँगी, ये कौन लोग हैं? ज़्यादा तो इसमें सैलरीड क्लास है, जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो हैं, और जो एसएमई सेक्टर है उसमें से बिल्कुल थोड़े से लोग हैं। इवन जो हमारा एसएमई है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज वाली जो इंडस्ट्री है, वो तकरीबन 5.2 मिलियन लोग हैं, 52 लाख लोग हैं। अगर सिर्फ वही कराते तो हमारा जो है अभी हम 42 लाख पे बैठे हैं, तो ये मीन्स कि वो लोग भी रिटर्न नहीं जमा करा रहे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मतलब मैं आपसे एक और ये भी चीज़ जानना चाहूँगी। आपने कहा कि जो अपने रिटर्न्स फाइल करवाते हैं, जो फाइलर्स हैं वो तो बेनिफिट इन एनी फॉर्म ले लेते हैं, जो नॉन फाइलर्स हैं वो किस तरह से, यानी फिर वो कोई बेनिफिट नहीं होता, या उनके पास भी XYZ कोई दूसरे किस्म के रूट्स होते हैं जहाँ से वो भी बेनिफिट ले लेते हैं? उनके पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनको नोटिस नहीं आता, उनका ऑडिट नहीं होता, उनको कोई पूछता नहीं है। वो एक ही दफ़ा उन्होंने 2.5% एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया, 200 से 250%, बस उसके बाद उसको पूछने वाला है जिसने रिटर्न जमा कर दी। यहाँ पे हमारी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, जो एग्जिस्टिंग यानी नेट में आ गया उसके ऊपर ही सारी चीज़ें हैं, उसी से ही पूछा जाएगा, उसको ही नोटिस जाएगा, उसका ही ऑडिट होगा। जो नेट से बाहर है उससे कोई भी नहीं पूछता, वो इंजॉय कर रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स देता है, उसके बाद इंजॉय करता है। लेकिन देखिए, ये तो हमारा ये है ना कि हमारे इनकम से या इस तरह से बड़ी कंपनीज में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ से आपके टैक्स की डिडक्शन हो गई, लेकिन इसके साथ साथ जो हम खाते हैं, जो हम लग्जरी आइटम्स लेते हैं, जो हम बड़े ब्रांड से शॉपिंग करते हैं, एक हमारे वो भी तो टैक्सेस कट रहे हैं, वो किस मद में आते हैं? ज़्यादा जो हमारी यानी यहाँ पे अनफॉर्चुनेट है वो ये है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हर कोई दे रहा है। आप छोटी सी चीज़ भी लेते हैं उस पर सेल टैक्स है आप दे रहे हैं, सर्विस टैक्स है आप दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो मॉनिटरिंग है और उसको इंश्योर करना कि वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जा रहा है नहीं जा रहा है, वो बहुत मुश्किल है। उसकी कोई भी चेन नहीं है, उसको जो है ना इंश्योर नहीं किया जा सकता। जब तक डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो उसकी रेशो नहीं बढ़ेगी, वो ज़्यादा नहीं होंगे, तब तक जो है ना इकोनॉमी ठीक हो सकती है, ना उसके ऊपर कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन देखें, जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, और मैं अगर खुद भी किसी ब्रांड से, मैंने कल एक जगह से शॉपिंग की है, सेल लगी हुई थी, वो सेल के साथ मुझे 8,000 टैक्स देना पड़ा। सो अगर मैं इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं और एक बड़े ब्रांड से आपने शॉपिंग किया, सो वो टैक्स आपका कहाँ जाता है? यानी आप कह रहे हैं कि उसको चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं है और वो शायद हुकूमती खाते में भी नहीं जाता, तो वो किधर जाता है? क्या ये बड़ी कंपनीज ये आंसरेबल नहीं है? नहीं, इसमें बड़ी कंपनीज तो नहीं, वो तो ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है और वो हमारा फॉर्मल सेक्टर है।
जो नॉर्मल बाकी जगहों पे है ना, जिनको रजिस्टर तो नहीं किया हुआ है, लेकिन है कि वो आपसे सेल टैक्स ले लेते हैं और आगे एफबीआर का कोई इस किस्म का या जो हमारे प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं उनका इतना इक्विप्ड सिस्टम नहीं है। इतना ज़्यादा मसला हमारा क्या है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है वो फील्ड में जाते नहीं हैं, उनके पास लग्जरी ऑफिसेज हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, तो जब तक वो फील्ड में नहीं जाएंगे किस तरह इंश्योर कर सकते हैं। दूसरा कि हमारा जो आईटी सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग तो है नहीं कि हर चीज़ हो सके। अब ये ट्रेस एंड ट्रैक जो है एक सिस्टम होना था जिसमें एफएमसीजी सेक्टर है, आपके बाकी काफ़ी सेक्टर 6 से 7 सेक्टर, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, एफएमसीजी हो गया, इनके अंदर जो है ना ये पीओएस सिस्टम लगने थे, वहाँ पे मॉनिटरिंग होनी थी कि जैसे आपकी जो शुगर है उस फैक्ट्री से अगर बैग निकल रहा है तो कहाँ एंड होता है उस तक मॉनिटरिंग होनी थी, लेकिन वो होता नहीं ना, लेकिन इम्प्लीमेंट देखिए नहीं फिर होता। इसका मतलब है कि हमारे टैक्स के निज़ाम में बहुत ज़्यादा लूप होल्स मौजूद हैं, उनको ठीक किसने करना है? ये मेरे हिसाब से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली में किसकी है? मैं अगर इसको कहूँ तो निज़ाम तो है ही नहीं कोई, ये तो बस चल चलैया है आज तक। यानी उसमें ब्यूरोक्रेसी में जो है ना हमारे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ जो परफॉर्मेंस है वो है ही नहीं। जब तक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स नहीं होंगे, जब तक कोई चेक बैलेंस नहीं होगा, उनको कोई पूछने वाला हो, ये अभी भी जो टारगेट है ये बिलो पार्ट है। इस वक्त आपके मिनिमम 20 मिलियन जो है ना वो टैक्स पेयर होने चाहिए जो वाकई में टैक्स पे करें, सिर्फ नाम एटीएल में ना हो। लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई हुआ नहीं है। बीटीबी एक हमारा सिस्टम है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस जो है वो अब दोबारा एक्टिव करने की कोशिश हो रही है। अब उसमें ये जो कर दिया कि जी 0.6% बैंक ट्रांजैक्शन पे लगा दिया, उससे क्या होगा कि आपकी जो इनफॉर्मल इकानमी है वो बढ़ जाएगी, लोग बैंक के ज़रिए ट्रांजैक्शन करेंगे ही नहीं। ये पहले भी प्रैक्टिस हुई है, हम बार बार ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं और उससे कोई खातर खा रिजल्ट नहीं हुए। तो इसका मतलब है ना कि हमारे जो अमरा है, इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, इक़्तिदार के ऐवानों में, वो अपनी कुर्सियों के लिए ज़्यादा, अपनी सियासत के लिए वो ज़्यादा कंसर्न्ड है, बट वो जो इकॉनमी की बात आती है, अगर आपने मुआशी इस्लाहात करनी है तो उसमें आपने सबसे पहले टैक्स रिफॉर्म्स करनी है, और अगर आप वही नहीं कर रहे तो इसका मतलब है यू आर वेरी मच नॉन सीरियस। और इतनी हुकूमतें आई, मतलब दो बड़ी पार्टियां जिनके ज़्यादा स्टेक्स हैं, एक आती है एक जाती है, एक आती है एक जाती है, बट उन्होंने आज तक फिर मेरा नहीं ख्याल टैक्स को लेकर कुछ किया हो। अगर किया होता तो फिर आज हम ये बैठ के इस तरह से डिस्कस ना कर रहे होते। अगर इस वक्त जितने भी चेयरमैन एफबीआर गए हैं उनमें से किसी ने भी इतनी करेज नहीं की कि वो इसके ऊपर बात करते। शबर जैदी वाहिद बंदा है जिसने खुल के इसके ऊपर बात की कि क्या इश्यूज़ हैं, कि कोई भी चीज़ उसने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जाके ना स्टेप उठाने की कोशिश की थी। तो उसने लाइव प्रोग्राम में बताया किसी चैनल के ऊपर कि किस तरह उसको किस सेक्टर को किया है, तो कोई सेनेटर्स आ गए, फलाने सेक्टर पे हाथ डालने की कोशिश की तो एमएनएज आ गए, किसी और के ऊपर किया है तो जी शटर डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे जिसके पास स्ट्रीट पावर है उसके ऊपर आप टैक्सेस नहीं कर सकते। अब इस वक्त सैलरीड क्लास रो रही है, तकरीबन 250 बिलियन वो टैक्स दे रहे हैं। एक्सपोर्टर आपका जो है एग्रीकल्चर सेक्टर वो 3 बिलियन नहीं दे रहा है। लेकिन देखिए एक्सपोर्ट सेक्टर तो ये कहता है ना कि हम एक्सपोर्ट्स बाहर भेजते हैं, हमारा मईशत में बड़ा किरदार है पाकिस्तान को या मुल्क को मजबूत बनाने में। सो ये एक्सपोर्टर्स को इससे क्यों इस्तना है, एक ये, और फिर ये जो हमारे ट्रेडर्स हैं ये भी तो नहीं ना उस तरह से टैक्स देते। इसको भी एक्सप्लेन करें कि ये कहाँ कहाँ पर टैक्स देते हैं। एक और ये जो एक तो एक्सपोर्टर्स हैं, एक ट्रेडर्स, वो कहते हैं कि हम हमारा पास जो खाम माल आता है या हम जो बाहर से हम अपने सोर्स पर कस्टम्स वालों को ड्यूटी या इस तरह से दे देते हैं। ज़रा दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। नहीं, जब आप इंपोर्ट लेवल पे दे रहे हैं ना वो तो आपने वापस क्लेम कर लेना है, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है ना, जो आपने इंपोर्ट पे दे दिया वो आपने क्लेम कर लिया। जब आप उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं तो जितनी वैल्यू एडिशन है उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं। जितना आपने वहाँ दिया वो तो ऑलरेडी आपने क्लेम कर लेना है, जो आगे जा रहा है उससे लेके आपने गवर्नमेंट को जमा कराना है। उसमें सिर्फ जो इनकम टैक्स है वो एक एडिशनल चीज़ है जिससे हर कोई भागता है। हमारी तो अभी लास्टली जो है ना इतना बड़ा जो है वो स्कैंडल और फ्रॉड जो है ना वो पकड़ा गया है कि जो सोलर के पैनल आए हैं उसके ऊपर कोई 8000 लोगों ने 55 बिलियन रुपीस का जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग की है। यहाँ पे तो यानी जिस चीज़ के ऊपर वो आप करेंगे तो आपके पास, आप हमारे मुल्क में अस्पतालों को डिस्कस कर लें, सरकारी, आप यहाँ पर एजुकेशन को डिस्कस कर लें, आप यहाँ पर फाइनेंस के डिपार्टमेंट को डिस्कस कर लें, आप टैक्स को डिस्कस कर लें, आप कुछ भी कर लेना, वहाँ पर आपके यहाँ पर आटा स्कीम आती है, कुछ भी ऐसे करके आता ना, उसमें भी आपको करप्शन नज़र आती है। और फिर अगर सेहत कार्ड जैसी अगर हम सहूलतों की बात करें जिससे ऑब्वियसली गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा होता है,
बजाय इसके कि आप अपने लूप होल्स को आइडेंटिफाई करें, उन चीज़ों को ठीक करें, आप क्या करते हैं उस सहूलत को बंद कर देते हैं। उस प्रोग्राम को रीडिफाइन करने की बजाय, उसमें चेंजेस लाने की बजाय आप उन चीज़ों को मजीद वो कहते हैं या तो बंद कर दिया जाए या जैसे चल रही हैं चलते जी जाए। तो यहाँ पर टैक्स तो मेरे ख्याल में आप जिस चीज़ को भी डिस्कस करने बैठेंगे आपको वो पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो ख़राब ही मिलेगा। अच्छा, मैं ये बिज़नेस कम्युनिटी की, क्योंकि हमारे यहाँ पर बिज़नेस के हवाले से बहुत लोग आते हैं, मैं आपसे अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए जानना चाह रही हूँ कि ये लोग जब बिज़नेस करते हैं और बाहर चीज़ें भेजते हैं, सो ये क्या उसमें टैक्स देते हैं जब कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं? बिजनेस कम्युनिटी कितना टैक्स दे रही है, किस तरह से टैक्स दे रही है? इसमें जो एक्सपोर्टर है ना, उनका भी तकरीबन कोई 2 बिलियन के करीब है। सबसे बड़ा जो सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसका पूरा वो 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल मैटर है। अब वो पंजाब एग्री वाइज अगर देखा जाए सबसे बड़ा सूबा है, तो चारों सूबों का तकरीबन 1 बिलियन जो है ना टैक्स हुआ है। तो आप किस तरह यानी ज़राअत उसको से वाबस्ता लोग जो हैं वो क्यों नहीं टैक्स देते? क्योंकि वो कहते हैं कि ज़राअत का हमारी मईशत में बड़ा किरदार है, सिर्फ इसलिए। वो तकरीबन 22% आपके जीडीपी का है एग्रीकल्चर, और टैक्स वो 1 बिलियन देते हैं, तो कैसे यानी लेकिन आप चलेगा? ये देखें कि ज़राअत में जितनी सब्सिडीज़ या जितने बेनिफिट्स हैं, ये उतना रिटर्न नहीं है पाकिस्तान के लिए। अब उनमें देख लेना, जो लोग आगे बैठे हुए हैं, जो लॉ मेकर हैं, जो इन्फ्लुएंशियल हैं, वही उस सेक्टर से हैं। आपके असेंबली में कौन लोग बैठे हुए हैं? सारे जो है ना फ्यूडल्स हैं, जागीरदार हैं। हाँ, जागीरदार हैं, या वो लोग हैं जो उनके, ये सारा इतना बड़े माफियाज हैं इस मुल्क में। अब एक यानी लास्ट गवर्नमेंट की 2-3 चीज़ें जो अच्छी थी, सेहत कार्ड था, दूसरा कि सबसे बड़ा वो जो चीज़ें करने जा रहे थे कि चीज़ों को डिजिटल करना। जब आप हर चीज़ ह्यूमन इंटरेक्शन ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। जब मैं आपके पास आ ही नहीं रहा, तो आपके लिए उस चीज़ को रोकना बहुत मुश्किल है। इस वक्त इन्होंने अब क्या यहाँ पे हो रहा है कि इस बजट में अनाउंस कर दिया कि जो 7E एक टैक्स लगाया हुआ है डीम्ड इनकम का, कि जी उसके ऊपर जो है ना आप फॉर्म लेंगे। अब उसके प्रोसीजर नहीं बताया। सही। 30 जून को, 1 जुलाई को एक चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई, 21 जुलाई को उसका प्रोसीजर आ रहा है कि जी आपने फॉर्म इस तरह लेना है, ये करना है, वो करना है। फिर हमने उन्हें कहा कि जब एक ऑटोमेटेड सिस्टम चल रहा है, आप लोगों को डिपेंडेंट कर रहे हैं कि जी वो कमिश्नर के पास जाए, आप उसी सिस्टम से उसको क्यों नहीं करते? इधर जो रजिस्ट्री करने वाली अथॉरिटी है वो भी कंप्यूटराइज है, जो IRS है वो भी कंप्यूटराइज है, वहाँ से ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए। रजिस्ट्री करने वाला बंदा देखे, अगर एक बंदे ने 7E नहीं पे किया हुआ तो वो उसी वक्त उसको चालान बना के दे, वो पे कर दे। आप क्यों लोगों को डिपेंडेंट कर रहे हैं कि वो एक फॉर्म भरे फिर ब्यूरोक्रेसी के पास जाए, जब आपको पता है कि हमारे फील्ड ब्यूरोक्रेसी किस किस्म का उनका एटीट्यूड है कि उनके पास कोई नहीं आना चाहता, और फिर वहाँ पे किक बैक्स होते हैं। होप नजर आती है? वो कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ होप या लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सो वुड यू सी एनी लाइट? होप तब आएगी जब मैं, आप, हम जैसे जो मासेज हैं ना, जो इस वक्त लोग हैं ना, दे आर नॉट मोर देन 3 to 4%, वी आर 96%। जिस दिन हम ख्वाब गफलत से उठेंगे और हम नेशनलिस्ट हो जाएंगे, बजाय पर्सनैलिटीज़ को और लोगों को फॉलो करने के, उनके ताबेदारी करने के, जब हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे ना, तो उस दिन पाकिस्तान आगे जाएगा। कहने को तो सब यही कहते हैं, वी स्टैंड विद पाकिस्तान। हमारे No, no, बहुत no, बड़े no बड़े इदारों के one- लोग कहते हैं कि From- जी हम मुल्की मुफाद में ये करते हैं, स्टेट no, इंटरेस्ट no. आ जाता है हमारा। From beggar to prime minister, no one is standing with Pakistan. Everyone is standing with their benefits, their nonsense. अच्छा चलें, अब मौसर निज़ाम की हम बात करते हैं, मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने की, सिस्टम को बेहतर करने की बात करते हैं। व्हाट आर सम स्टेप्स जो अभी आपके माइंड में राइट नाउ हैं, जो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से शेयर करना चाहें, जो हमारे निज़ाम को मजबूत करें, टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ? क्विकली बताइएगा, बिकॉज हमारे पास वक्त की किल्लत है। इसमें सबसे जो बड़ी जो हर्डल है ना, वो FBR का सिस्टम है। उसकी रीस्ट्रक्चरिंग जो है ना, वार फुटिंग पे होनी चाहिए। दूसरा है कि हम अपने एक्सपेरिमेंट ना करें, किसी भी एक डेवलप्ड कंट्री का जो सिस्टम चल रहा है उसको हम कॉपी करें और उसको इम्प्लीमेंट कर दें, लेकिन ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट करें। उसमें बेनिफिट, जो लूप होल हम जानबूझ के छोड़ रहे होते हैं अशराफिया को नवाजने के लिए, वो चीज़ें ख़त्म करें। आप कोई भी सिस्टम उठा लें, अपने तजर्बे क्यों कर रहे हैं? लेकिन हम कैपेबल नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम वो तजर्बे बार बार वही कर रहे हैं जो फेल हो रहे हैं। तो हमें बेहतर ये है कि जी सिंगापुर है, आपके पास यूरोपियन कंट्रीज़ है, आपके पास अमेरिका है, किसी का भी टैक्स सिस्टम जो है उसको उठा लें और उसको आप इम्प्लीमेंट कर लें। विद इन 3 to 4 ईयर्स उसको इम्प्लीमेंट करें। और जो डिपेंडेंसी है लोगों की, अब ये देखें ना, इतनी IT में जो है ना इनोवेशन हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, आप इससे कुछ भी कर सकते हैं। डाटा
जो एनालिसिस हैं वो कहीं से भी आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे 5 साल से लगे हुए हैं कि जी हमारे पास 14 to 20 मिलियन लोगों का डाटा है, लेकिन हम उसके ऊपर और कर मुझे कुछ ये नहीं नहीं रहे। समझ आ रही कि इस दफा का जो बजट था और उसमें 900 अरब तकरीबन कितने टैक्सेस, 9,600 के करीब है। ठीक हाँ है, जी, बिल्कुल। 9,600 के करीब जो टैक्स रखा गया है, कितना टैक्स आपने वसूल करना है। बाय द वे ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस की अब वो बात सारे हैं। हाँ, लेकिन पता नहीं ये टारगेट जो है कैसे इस तरह से अचीव होगा। पहले आपका 6,000 अरब कुछ था, वो भी आपने तब अचीव नहीं किया था, और अब आपने जब 9,000 अरब और ऊपर जो थोड़े से पैसे हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कोई रोड मैप है नहीं। जब हम इस तरह से सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं तो समझ से बाहर होता है कि आपने अपना टैक्स नेट किस तरह से इम्प्रूव करना है। बट आपकी जानिब से जो सजेशन आई है कि किसी भी डेवलप्ड कंट्री का आप मॉडल उठा लें और उसके बाद आप चंद एक साल उसको फॉलो करें, प्लस तमाम जो काम है वो आप डिजिटाइज कर दें, ताकि ये जितना कम ह्यूमन इंटरेक्शन होगा उससे वो सिफारिशी कल्चर भी कम होगा और अल्टीमेटली जो हमारा टैक्स का निज़ाम है वो अब मौसर होगा। तो ये तमाम चीज़ें करने की बहुत अशद ज़रूरत है और ये ज़रूरत का तकाजा है, वक्त का तकाजा है। यस प्लीज़। इस पे यानी वो Quickly, please, sir. टैक्स के रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हमारा बिग अनफॉर्चुनेट ये देखें कि इस वक्त 30 जून पे हमारे कोई ऑलमोस्ट 4 बिलियन के रिजर्व थे। हम आगे कह रहे हैं कि जी 30 जून 2024 को 10 अरब हो जाएंगे। अब उसकी मैकेनिज़्म क्या किया हुआ है कि जी हमने 25 बिलियन डॉलर का लोन पे करना है इस साल और 31 बिलियन ले रहे हैं लोगों से, तो 6 अरब जो एक्स्ट्रा लोन ले रहे हैं उससे हम अपने रिजर्व बढ़ा रहे हैं। तो मुल्क कैसे चलेगा? आपकी एक वो टोटल अलग बात इंपोर्ट है ना बेस कि फिर हमें इकोनॉमी अपने है। कशकोल फैलाने पड़ते हैं, दोस्त नहीं, ममालिक के आपकी हाथों IMF के पास जाना पड़ता है। इंपोर्ट बेस इकोनॉमी है। आपकी मिनिमम हर जो महीने की इंपोर्ट है वो तकरीबन 4 बिलियन डॉलर की है। आपके पास तो एक महीने के डॉलर के पैसे नहीं होते इंपोर्ट के। इस वक्त आप देख लें आपकी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट So, ये हो गई बिल्कुल है। ये तमाम चीज़ें इनको देखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच हमीदुल्लाह खान साहब, टैक्स कंसल्टेंट हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूज़ अभी एक ब्रेक, हाजिर होंगे एक ब्रेक के